नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। उत्पाद सिपाही के दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के वर्षों का इंतजार खत्म। 22 मार्च को होगी लिखित परीक्षा। बहुचर्चित, विवादित और लंबित उत्पाद सिपाही की लिखित परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 22 मार्च को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर लगभग 1,40,000 अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये अभ्यर्थी शारीरिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो चुके हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होने से ये मानसिक रूप से परेशान थे। मालूम हो कि उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने सबसे पहले 2019 में विज्ञापन निकाला, लेकिन बाद में इस विज्ञापन को कतिपय त्रुटियों के कारण रद्द कर दिया गया। फिर जेएसएससी ने जुलाई 2023 में नए सिरे से फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने वाले लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए। सितंबर 2024 में आयोजित शारीरिक परीक्षा और दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में लगभग 20 युवकों की जान चली गई। इसके लगभग 13 महीने बाद नवंबर 2025 में शारीरिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इसमें 1,40,000 युवक सफल हुए। अब ये लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। रांची नगर निगम मेयर पद के लिए रमा खलखो ने किया नामांकन। उमड़ी समर्थकों की भीड़। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एवं कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी रमा खलखो ने मंगलवार को मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान निकाली गई रैली में भारी संख्या में समर्थक, कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण नजर आया। रमा खलखो रांची नगर निगम में मेयर के रूप में अपनी कार्यकुशलता, प्रशासनिक क्षमता, आत्मीय व्यवहार और विकास को प्राथमिकता देने के लिए पहले ही अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनके नामांकन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला। नामांकन कार्यक्रम में राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। मंत्री दीपिका पांडे ने अपने संदेश में कहा कि रमा खलखो के नेतृत्व में जनसेवा, विकास और समावेशी रांची के निर्माण का मजबूत संकल्प है और संगठन की शक्ति व जनता के सहयोग से रांची को एक बेहतर, प्रगतिशील और जनहितकारी नेतृत्व मिलेगा। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसी आशय की शुभकामनाएं देते हुए रमा खलखो के संकल्प को सफल होने की मंगल कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, कुमार राजा, सुरेश पैठा सहित कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 4 फरवरी को सरकारी कार्यालयों में शब बारात की छुट्टी। शब बारात के अवसर पर राज्य सरकार ने आज 4 फरवरी को छुट्टी घोषित की है। कार्यपालक आदेश के तहत घोषित इस छुट्टी के कारण राज्य सरकार के कार्यालय, सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। 14वीं जेपीएससी के छात्रों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट। 5 को कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। उम्र सीमा में छूट को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर सरकार की कृपा हो सकती है। 14वीं जेपीएससी के छात्रों को उम्र सीमा में छूट देने के मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 5 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। मालूम हो कि 14वीं जेपीएससी को लेकर निकाले गए विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। इस लिहाज से अंतिम तिथि से पहले सरकार छात्रों को उनकी उम्र सीमा में छूट देकर परीक्षा में बैठने का एक मौका देगी। मालूम हो कि आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि उम्र सीमा में छूट नहीं दिए जाने से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि 103 पद के लिए जेपीएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन में कट ऑफ डेट अगस्त 2026 रखा गया है। 1 साल की भी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। आज धनबाद में जेएमएम मनाएगी स्थापना दिवस। सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद से ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 4 फरवरी 1972 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में ही पार्टी की नींव रखी गई थी। तभी से हर वर्ष इस दिन जेएमएम अपना स्थापना दिवस धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में धूमधाम से मनाती आ रही है। इस वर्ष भी 4 फरवरी को स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को राज्य सरकार के मुख्य सचेतक सहटुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने गोल्फ ग्राउंड में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित होगा। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे।
नगर निगम चुनाव, मेदिनीनगर से मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए नामांकन का सिलसिला तेज हो गया है। मंगलवार को अलग अलग दलों और पृष्ठभूमि से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों ने सभा का भी आयोजन किया। इस दौरान प्रत्याशी विभिन्न मंदिरों में माथा टेकते भी नजर आए। उम्मीदवारों के नामांकन रैली में गाजेबाजी की शोर सुनाई दी और समर्थक नारे लगाते रहे। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की किन्नर समाज पहली महिला प्रत्याशी आयशा सिंह ने समाहरणालय पहुंचकर एसी कुंदन कुमार के समक्ष मेयर पद के लिए अपना नामांकन किया। वहीं पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी की बेटी एवं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नर्मदा त्रिपाठी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमला कुमारी, युवा कांग्रेस नेता जीशान खान, मुन्ना खान आदि मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में क्षेत्र का कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है और भोली भाली जनता को केवल गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी बुनियादी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। बार एसोसिएशन के लिए 6 फीट रास्ता बनाने का काम शुरू, अब भी वकीलों में नाराजगी, हड़ताल जारी। कोर्ट परिसर के समीप रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। लगातार आंदोलन और विरोध के बीच जिला प्रशासन ने आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से 6 फीट चौड़ा रास्ता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कोर्ट परिसर पहुंची। जेसीबी मशीन के माध्यम से कोर्ट के पास स्थित एक दुकान को आंशिक रूप से हटाया गया ताकि रास्ता निकाला जा सके। प्रशासन का कहना है कि इससे कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों को अस्थायी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले 16 फीट चौड़ा रास्ता देने का आश्वासन दिया गया था। पूर्व विधायक संजीव सिंह आज धनबाद मेयर पद के लिए भरेंगे नामांकन। सुबह सिंह मेंशन में जुटेंगे कार्यकर्ता। पूर्व विधायक संजीव सिंह आज धनबाद मेयर पद के लिए नामांकन भरेंगे। सुबह 9 बजे सिंह मेंशन में उनके समर्थक और कार्यकर्ता जुटेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह मेयर का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए चुनावी समर में उतरेंगे। संजीव सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं होने के कारण निगम क्षेत्र का विकास रुक गया था। प्राथमिकता रहेगी रुके हुए विकास के कार्यों में तेजी लाएंगे। संजीव सिंह देर शाम मीडिया से मुखातिब हुए। वो अंतिम दिन आज बुधवार को नामांकन करेंगे। चतरा में जिला आयुष पदाधिकारी गिरफ्तार, महिला चिकित्सक से रिश्वत मांगने का आरोप, कार्यालय में रंगे हाथ पकड़ाया अधिकारी। चतरा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला आयुष पदाधिकारी रामप्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई हजारीबाग एसीबी की टीम ने चतरा स्थित जिला आयुष कार्यालय में की। आरोपी अधिकारी पर अपने ही विभाग में कार्यरत महिला आयुष चिकित्सक से विभागीय कार्य के निष्पादन के बदले अवैध राशि की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। झारखंड का अधिकतम व न्यूनतम तापमान बढ़ा, 5 फरवरी से फिर गिर सकता है पारा। झारखंड से ठंड धीरे धीरे जाने लगी है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि 5 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। अभी भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। चाईबासा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.4 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सरायकेला में 30.3, जमशेदपुर में 30, सिमडेगा में 29.1, डाल्टनगंज में 28.6, खूंटी में 28.3, बोकारो में 27.1, पाकुड़ में 27, रांची में 26.4 और देवघर में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा भी तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में इसमें सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला का 7.8 से 8.4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गिरिडीह महापौर चुनाव, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने किया नामांकन। प्रत्याशी ने विकास और स्वच्छ शहर का संकल्प लिया, समर्थकों के साथ दिखाया दम। गिरिडीह नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुवा के समक्ष समाहरणालय परिसर में पर्चा प्रस्तुत किया।
नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर और आसपास का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक डॉक्टर चौधरी के साथ पहुंचे और नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पुलिस बल की तैनाती के कारण किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई और नामांकन तय समय पर पूरा हो गया। 433 कार्टून अवैध शराब, 8 लाख नकद बरामद। बोकारो के बालीडीह में 3 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब, 8 लाख रुपए नकद और अन्य सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक बोकारो को गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो की ओर से आ रहे एक ट्रक में अवैध शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर बालीडीह थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। इसके बाद पूरी योजना के तहत ट्रक की निगरानी शुरू की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका स्थित अपने आवास पर आम लोगों के साथ मुलाकात करने गए। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इस पर आवश्यक पहल करें। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका के खिजुरिया गांव स्थित अपने आवास पर अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों से मुलाकात की, जहां लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इनके शीघ्र हल के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। ये सरकार गांव की सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं आम नागरिकों को सीधा लाभ प्रदान कर रही हैं। आप सब इन योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। तनिष्क ज्वेलर्स लूट प्रयास में 2 अपराधी गिरफ्तार, बिहार के बेगूसराय से दबोचे गए। पूछताछ में कबूला जुर्म, हथियार और मोबाइल बरामद। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में 11 जनवरी 2026 को हुई लूट के प्रयास की घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सेक्टर 4 थाना में 12 जनवरी 2026 को अज्ञात अपराधियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों को खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की और 2 फरवरी 2026 को बेगूसराय बिहार से दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बोकारो लाया गया। आकांक्षा परीक्षा 2026 आवेदन कम होने से बड़ी अंतिम तिथि, अब 10 फरवरी तक करें अप्लाई। आकांक्षा परीक्षा 2026 में पर्याप्त आवेदन न आने के कारण इस बार समय पर परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। अब फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने स्पष्ट किया है कि अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। इसके कारण परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। आकांक्षा योजना राज्य सरकार की पहल है। इसके अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों का चयन कर मेडिकल, इंजीनियरिंग व क्लैट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। आवेदन की कम संख्या ने योजना के क्रियान्वयन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों का कहना है कि यदि योग्य विद्यार्थियों तक सूचना समय पर और प्रभावी तरीके से पहुंचती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। जैक ने पूर्व में जारी विज्ञापन के संदर्भ में जिलावार ऑनलाइन रिपोर्ट की समीक्षा की थी। इसमें यह बात सामने आई कि जिलों से आवेदन अपेक्षा से काफी कम आए हैं। इसमें धनबाद भी शामिल है। पलामू में तिहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर के कुसड़ी गांव में अंधविश्वास में हुए तिहरे हत्याकांड के 2 आरोपियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रविंद्र भुइयां और प्रमोद भुइयां शामिल हैं। दोनों आरोपी सहोदर भाई हैं। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने की है। एसपी ने बताया कि 1 फरवरी को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर की कुसड़ी गांव में अंधविश्वास में विजय भुइयां, उनकी पत्नी हेवंती देवी और उनके बेटे छोटू कुमार की टांगी एवं धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में विजय भुइयां की बहू और पोती गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों पूर्व कुसड़ी गांव में महेशी भुइयां नामक व्यक्ति की बीमारी से मौत हुई थी। मौत के बाद महेशी के बेटों ने विजय भुइयां के परिवार पर हमला किया था और तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। विजय भुइयां की पोती के फर्द बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। एसपी ने बताया कि आरोपी रविंद्र भुइयां को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रमोद भुइयां को पांकी थाना क्षेत्र के इमली चौक से गिरफ्तार किया गया।
और मांझी चौक NH20 पर फ्लाईओवर निर्माण को मिली स्वीकृति, आदित्य साहू ने जताया आभार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने और मांझी चौक NH20 पर फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना झारखंड की जनता के लिए मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यही संवेदनशीलता मोदी सरकार को जनता से जोड़ती है और सरकार को लोकप्रिय बनाती है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का गठन होना इसी जनविश्वास का परिणाम है। आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर तेजी से काम कर रही है। इसी कारण जनता का विश्वास सरकार के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। रिम्स जीबी बैठक में फैसले, 500 बेड की नई IPD OPD बिल्डिंग व 10 रुपए शुल्क। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में शासी परिषद की 64वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की, जिसमें कांके विधायक सुरेश बैठा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान करीब 15 नए एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में मरीजों की सुविधा के लिए DIG ग्राउंड में 500 बेड की नई IPD और OPD बिल्डिंग बनाने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा रिम्स में मरीजों के पंजीकरण शुल्क को वर्तमान 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने पर सहमति बनी है। हालांकि पूर्व में इसे 20 रुपए करने का विचार था, लेकिन अंततः 10 रुपए पर सहमति जताई गई। बैठक में पिछली 62वीं और 63वीं शासी परिषद की बैठकों के प्रस्तावों की प्रगति रिपोर्ट पर भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही रीजनल ऑप्थल्मिक इंस्टीट्यूट में कर्मचारियों की बहाली को लेकर भी बातचीत हुई। वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इन निर्णयों का तत्काल क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के बाद इन सभी प्रस्तावों को लागू किया जाएगा, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी और अस्पताल में बेड की संख्या के साथ साथ मरीजों की क्षमता भी बढ़ेगी। लातेहार में निकाय चुनाव, भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश सिंह आज बुधवार को करेंगे नामांकन। भाजपाइयों ने नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी महेश सिंह को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष बंशी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में एक स्वर में महेश सिंह को नगर पंचायत चुनाव में विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। इससे पहले प्रदेश परिषद सदस्य राजधनी प्रसाद यादव ने महेश सिंह को भाजपा समर्थित प्रत्याशी होने की घोषणा की। मौके पर भाजपा नेताओं ने महेश सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान महेश सिंह ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा दिखाया है उसे वो टूटने नहीं देंगे, उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर छोटे बड़े के मान व सम्मान के लिए काम करेंगे। झारखंड के कोडरमा में मिला प्रतिबंधित जीव का कटा हुआ सिर, आक्रोशित भीड़ ने की सड़क जाम। झारखंड के कोडरमा में प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने के बाद लोगों द्वारा हंगामा मचाने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने परसाबाद की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन स्थानीय लोग लगातार मामले का खुलासा करने की मांग करते रहे। ये पूरी घटना कोडरमा के जयनगर प्रखंड के परसाबाद स्टेशन की है। चक्रधरपुर रेल मंडल की घोषणा, हाथियों के लिए बनेगा 7 अंडरपास। चक्रधरपुर रेल मंडल की DRM तरुण हुरिया ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रेल मंडल में हाथियों को रेलवे ट्रैक पार करने से रोकने के लिए 7 एलिफेंट कॉरिडोर यानी कि अंडरपास बनाया जाएगा। इसके लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। अंडरपास के अलावा ओवरपास भी बनाया जाएगा ताकि हाथियों को आवाजाही सुरक्षित हो सके। उन्होंने बताया कि हाथियों के लिए AI आधारित कैमरे का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल में ATP का कार्य जारी है, जो साल 2028 तक पूरा हो जाएगा। मंडल के सभी रेल नेटवर्क पर काम चल रहा है, जिससे दुर्घटनाएं शून्य हो जाएंगी। DRM ने कहा कि ईस्ट वेस्ट फ्रंट कॉरिडोर से चक्रधरपुर रेल मंडल को काफी लाभ होगा। इससे मौजूदा रेलवे ट्रैक पर दबाव कम होगा और अधिक मालगाड़ियों को चलाना सुनिश्चित होगा। साथ ही वित्तीय लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। फ्रंट कॉरिडोर के लिए 22,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। फ्रंट कॉरिडोर के लिए दूसरी जगह पर चयन किया जाएगा। रांची में आज से वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट 2025-26 का आगाज, कई टीमें होंगी शामिल। रांची के CAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल यानी आज 4 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 10 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के प्रधान महालेखाकार रांची मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। CAG की ओर से चयनकर्ता मोहम्मद इलियास और नंद कुमार तथा अंपायर जयंत करकट्टा और संजय शर्मा शामिल रहेंगे।
चावल व्यापारियों के ठिकानों पर छापामारी समाप्त। आयकर विभाग द्वारा 29 जनवरी को चावल व्यापारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी मंगलवार की देर रात समाप्त हो गई। छापामारी के दौरान 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जब्त की गई। इसमें 50 करोड़ रुपए का चावल का स्टॉक, 15 करोड़ रुपए की जेवरात, 5 करोड़ रुपए नकद और संपत्ति के मूल्य में 25 करोड़ रुपए अंतर शामिल है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा रांची ने 29 जनवरी को बाबा एग्रो, बाबा फूड प्रोसेसिंग और बाबा ग्रुप से जुड़े आढ़तियों के 45 ठिकानों पर छापा मारा था। छापामारी में 500 से अधिक अधिकारियों को लगाया गया था। विभाग द्वारा झारखंड और बिहार से ठिकानों पर शुरू की गई ये छापामारी 5वें दिन देर रात को समाप्त हुई। धान क्रय में भारी भ्रष्टाचार, लुट रहे राज्य के लाखों किसान, बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकारी स्तर पर धान खरीदी में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश विदेश का दौरा करते हैं और बोलते हैं कि उनकी सरकार गांव से चलती है, लेकिन सच्चाई क्या है, राज्य के लाखों किसानों से पूछा जा सकता है। गांव के रीढ़ कहे जाने वाले किसान लाचार और परेशान हैं। हेमंत सरकार ने विधानसभा चुनाव में 3200 रुपए एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया, लेकिन बाद में 2400 रुपए की घोषणा कर दी, जिसमें 2300 रुपया तो केंद्र सरकार से ही अनुदान मिलता है। राज्य सरकार की भागीदारी केवल 100 रुपये है। इसके बाद भी किसानों से धान क्रय में बिचौलिए और दलाल हावी हैं। इस वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन 2 महीना से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक 19,80,216 क्विंटल धान ही किसानों से खरीदे गए। राज्य में 2,79,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन मात्र 35,547 किसानों से ही धान खरीदे गए हैं। लोक भवन पार्क में आम लोगों ने रंग बिरंगे फूलों का किया दीदार। लोक भवन पार्क में राज्य भर के लोगों ने मंगलवार को दूसरे दिन रंग बिरंगे फूलों का दीदार किया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल संतोष गंगवार के निर्देश पर आम लोगों के लिए लोक भवन उद्यान को 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक भ्रमण के लिए खोलने के निर्णय के बाद हर दिन यहां सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। उद्यान खुलने के दूसरे ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने लोक भवन उद्यान की सुंदरता और सुव्यवस्थित हरियाली का आनंद उठाया। मंगलवार को 4,813 से अधिक लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों में इस ऐतिहासिक और विशिष्ट परिसर को देखने की उत्सुकता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। आगजनी के बाद एक्शन में नगर निगम, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल की सुरक्षा होगी मजबूत। वार्ड संख्या 12 स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में हाल ही में हुई आगजनी की घटना को रांची नगर निगम ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद यात्रियों और बस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। मंगलवार को रांची नगर निगम के अपर प्रशासक श्री संजय कुमार ने बस टर्मिनल का निरीक्षण किया और वहीं एक समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी, बस स्टैंड के संवेदक, बस ओनर एसोसिएशन, बस चालक और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। अपर प्रशासक ने बैठक में साफ कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बस संचालक अपने ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारियों की पूरी जानकारी नगर निगम को देंगे। बस टर्मिनल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना पुलिस, इन्फोर्समेंट टीम और होमगार्ड की नियमित गश्त होगी। नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस टर्मिनल के प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी नजर रखी जाएगी। स्टैंड में खड़ी बसों के दरवाजे बंद रहेंगे और ड्राइवर या खलासी के अलावा कोई भी व्यक्ति बस के अंदर नहीं रहेगा। झारखंड भवन दिल्ली में 13 वर्षों से जमे मनोज कुमार तिवारी का दबदबा। कुछ माह पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वर्षों से जमे प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण की गाइडलाइन तैयार की गई। उसमें शर्त रखी गई कि 10 वर्ष से अधिक समय से जमे सभी प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। इस गाइडलाइन के तहत चुन चुनकर प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया। इसमें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने मंत्रियों, अधिकारियों, विधायकों की कोई पैरवी नहीं सुनी। उनके द्वारा पिक एंड चूज नहीं किए जाने की सराहना भी की गई। लेकिन झारखंड भवन नई दिल्ली में लगभग 13 वर्षों से जमे मनोज कुमार तिवारी पर उनकी कृपा बनी रही, अभी भी है। 2013 बैच के प्रशाखा पदाधिकारी तिवारी प्रारंभ से ही झारखंड भवन में ही पदस्थापित हैं। गोड्डा में घर से चल रहा था गांजे का कारोबार। सगे भाइयों को पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा। पलंग पर बैठकर बना रहे थे गांजे की पुड़िया। गोड्डा जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मेहरमा थाना क्षेत्र के अमजोरा फिरोजपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 1.5 लाख रुपए मूल्य के अवैध गांजे के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 2 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को सूचना मिली थी कि ग्राम अमजोरा फिरोजपुर निवासी कमल कुमार उर्फ कोको साह और राजेश कुमार, दोनों स्वर्गीय नंदकिशोर साह के पुत्र, अपने घर से ही गांजे की खरीद बिक्री का अवैध धंधा चला रहे हैं। छापेमारी दल ने सूचना का सत्यापन करते हुए अमजोरा फिरोजपुर स्थित दोनों आरोपियों के घर पर दबिश की। पुलिस को देखकर आरोपी घबराने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।
गांव में किसानों का हल्ला बोल, धान खरीद और एमएसपी को लेकर सरकार पर विश्वासघात का आरोप। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड स्थित हटिया मैदान में अखिल भारतीय किसान महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव ने की, जबकि संचालन माले प्रखंड सचिव सकल देव यादव ने किया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसान एवं पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए। किसानों ने पैक्स में धान की ऑनलाइन एंट्री बंद होने के कारण खरीदारी ठप रहने और प्रखंड में धान खरीद का लक्ष्य घटाए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही किसानों ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने की मांग भी की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि हेमंत सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार सिर्फ 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद का विज्ञापन निकाल रही है। पैक्स में धान की ऑनलाइन एंट्री बंद कर दी गई है, जिससे किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। नगर निगम चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन। नगर निगम चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। निकाय चुनाव के प्रत्याशी नामांकन के तीसरे दिन भी पर्चा दाखिल किया। इसी कड़ी में मेयर पद के निर्दलीय दावेदार संजय टोप्पो ने नामांकन दाखिल किया। रैली में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए, लिहाजा महापौर और पार्षद पद के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किए। निर्दलीय उम्मीदवार संजय टोप्पो ने महापौर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर जीत का दावा किया है। नामांकन से पहले आयोजित रैली में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। संजय टोप्पो ने कहा कि शहर की सड़क, नाली और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है, जिस पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। अतिक्रमण के नाम पर जिन परिवार को उजाड़ा गया है, उन्हें बसाने का भी काम किया जाएगा। संपूर्ण शहरवासी होल्डिंग, गार्बेज और पानी जैसे कई तरह के टैक्स भरते हैं ताकि उन्हें मूलभूत सुविधा मिल सके, लेकिन कई इलाकों के लोग मूलभूत सुविधा से महरूम हैं। उन्होंने तमाम शहरवासियों तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने की दावा किया है। शहरवासी तभी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगी जब शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। इसको लेकर स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। निकाय चुनाव, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी ने मेयर पद के लिए भरा नामांकन पर्चा। झारखंड में नगर निगम रीटेक झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उम्मीदवार अपने नामांकन पर्चा दाखिल कर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में मानगो नगर निगम से मेयर पद के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। सुधा गुप्ता बिना किसी शक्ति प्रदर्शन किए मात्र कुछ समर्थकों और प्रस्तावक के साथ नॉमिनेशन कराया। कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक है यार। सुधा गुप्ता ने बिना किसी शक्ति प्रदर्शन किए मात्र कुछ समर्थकों और प्रस्तावक के साथ नॉमिनेशन कराया। नामांकन के लिए जाने से पहले सुधा गुप्ता अपने घर में विधिवत पूजा अर्चना की। रीटेक ग्रामेटिकल एरर लिखा हुआ है। नामांकन के लिए जाने से पहले सुधा गुप्ता ने अपने घर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही पति बन्ना गुप्ता के साथ कदमा स्थित रंकणी मंदिर और मानगो के बड़ा हनुमान मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद सुधा गुप्ता ने अपने पति और कुछ समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ सादे तरीके से नामांकन दाखिल करने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। बीजेपी एसटी मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेंद्र मुंडा ने भरा नामांकन। मेयर चुनाव हुआ दिलचस्प। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां रोशनी खलखो को मेयर पद का अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, वहीं पार्टी के एसटी मोर्चा के मीडिया प्रभारी सह कार्यालय मंत्री राजेंद्र मुंडा ने मंगलवार को समाहरणालय बी ब्लॉक पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया। नामांकन के बाद राजेंद्र मुंडा ने कहा कि उन्होंने मेयर पद के लिए पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य रांची को स्वस्थ और सुंदर शहर बनाना है। साथ ही शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाने का भी उन्होंने वादा किया। राजेंद्र मुंडा ने दावा किया कि वो जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। वहीं मेयर पद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा, प्रवीण कच्छप, सोनू खलखो, सुजाता कच्छप और संजय टोप्पो समेत कई उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। कई नए चेहरों के मैदान में उतरने से मेयर चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में निवेश और ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के बाद झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में निवेश और ग्रीन स्टील युग की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक समूहों से कुल 1,27,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
इन निवेशों से राज्य में 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंड को केवल कच्चे माल का स्रोत नहीं, बल्कि ग्रीन स्टील, ग्रीन एनर्जी और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। निवेश योजनाओं में जीरो कार्बन लक्ष्य और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। राज्य में 3,451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी। चूंकि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप कर चयन प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। हालांकि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता पावेल कुमार एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने दलील दी कि विज्ञापन और नियमों के अनुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से ये परीक्षा आयोजित ही नहीं की है। सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में उठाया मामला। सिंदरी में बंद पड़ा FCI अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित हो। संसद के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में धनबाद लोकसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने सिंदरी स्थित वर्षों से बंद पड़े FCI अस्पताल को पुनर्जीवित कर उसे एम्स स्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विकसित करने की मांग सदन में रखी। सांसद ने कहा कि 2005 बेड वाला ये अस्पताल वर्ष 2003 से बंद है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 एकड़ भूमि और मजबूत भवन संरचना उपलब्ध होने के बावजूद कोयलांचल की जनता बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों के महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने को मजबूर है। सांसद ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण, कोयला खनन और रासायनिक उद्योगों के कारण सिंदरी और आसपास के इलाकों में श्वसन रोग, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा संसाधनों का उपयोग कर न्यूनतम लागत में इस अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है। भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग, जाने पूरा माजरा। नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप अब आम हो चुका है। इन सबके बीच भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पार्टी समर्थित उम्मीदवार की घोषणा JMMM के लेटर पैड पर किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मिलने पहुंचे भाजपा के शिष्टमंडल ने इस संबंध में लिखित शिकायत की है। भाजपा नेता राकेश प्रसाद के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे शिष्टमंडल में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, राकेश प्रसाद, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव और मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रसाद शामिल थे। अवैध क्वार्ट्ज खनन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा अविलंब लगे रोक। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित जंगलों में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा पर उठते सवाल पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने उक्त जंगल क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, वन विभाग, खान विभाग, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है। बता दें, मामले में निर्मा देवगम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। खंडपीठ ने मामले में मौखिक तौर पर कहा कि हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाना जरूरी है। अवैध खनन रोकने पर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो कोर्ट इस मामले को अपने स्तर से देखेगी, जिसका परिणाम दोषी अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव, 2 महिला उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को भी नामांकन का सिलसिला जारी रहा। अध्यक्ष और वार्ड परिषद पद के लिए कई प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे। मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए 2 अभ्यर्थी एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 18 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए अपर्णा देवी एवं अनिता कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि वार्ड परिषद पद के लिए कुल 119 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, वैसे वैसे रामगढ़ में चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में एक भी बच्चा फेल न हो, नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाएं, उमाशंकर सिंह। स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और पीएम श्री विद्यालयों में बजटीय गतिविधियों के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान
शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की परीक्षा की तैयारी इस प्रकार कराई जाए कि वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो। सचिव ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो। इसके लिए सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में निरंतर और प्रभावी रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को इनोवेटिव अप्रोच अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 100% रहेगा, उनके प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी सीबीएसई के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।